हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। क्या आज हैरी मुझे प्रपोज करने वाला है? ये सोचकर ही मैं मन ही मन हवा में उड़ रही थी। मुझे पूरा यकीन था अब वो मेरा ही नाम लेगा। बस उसके बोलने की देर थी। कौन है वो लड़की? हैरी, जूली। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। हैरानी से मैं उसे घूरती ही रह गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और जूली होगी शायद। मैंने कंफर्म करने के इरादे से पूछा। बंसल, और उसने हाँ में सिर हिला दिया। हैरी के इस एक शब्द ने जैसे मेरा खून कर दिया था। मेरे सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई। बस एक जूली ही तो थी जो हर पल हर बात में मेरा साथ देती थी। बचपन से वो जानती थी कि मैं हैरी से कितना प्यार करती हूँ। मुझसे ज़्यादा उसने कोशिशें की कि हम दोनों को मिलाने की। और आज मैं ये क्या सुन रही थी? दुनिया की कोई भी और लड़की को हैरी पसंद करता तो मैं शायद बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फूल हूँ चमेली का, गुलाब का मत समझ लेना, आशिक हूँ आपकी सहेली का, अपना मत समझ लेना। ये लाइंस एकदम फिट बैठ रही थी इस सिचुएशन में। मैंने कैसे अपने आंसू रोके हुए थे ये मैं ही जानती थी। हैरी, तुम मेरी मदद करोगी ना अनाया? हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। मैंने किसी तरह अपने दिल का दर्द छुपाते हुए नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। हैरी, मैं जानता था अनाया, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। इतनी बात होने के बाद अब मुझसे वहाँ खड़ा नहीं रहा जा रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। हैरी, मगर मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा जूली को अपनी फैमिली से कैसे मिलवाऊं, और सबसे बड़ी बात, मैं उससे अपने दिल की बात कहूं कैसे? उसके सामने जाने के बाद मुझे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। हे रिलैक्स यार, मैं हूं ना। और फिर तुम्हें कोई लड़की ना बोल सकती है क्या? पर मुझे अब सच में बहुत देर हो रही है हैरी। हम इस बारे में कल बात करेंगे। मैं हैरी को वहीं छोड़कर सीधा लाइब्रेरी की तरफ चली गई। जूली वहाँ कहीं नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन चेक किया। जूली का मैसेज पड़ा था। अनाया, मैं घर जा रही हूँ, टेक योर टाइम विथ हिम, बेस्ट ऑफ लक। इतनी देर से जो आंसुओं का गुब्बार मेरे गले में अटका पड़ा था अब फूटकर बाहर आ गया। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर एक साइड फेंक दिया और वहीं एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शाम के 5:30 बज चुके थे। स्टूडेंट के साथ साथ लाइब्रेरियन भी जा चुके थे। पूरी यूनिवर्सिटी लगभग खाली हो चुकी थी। कुछ ऑफिस स्टाफ और प्यून के अलावा अब वहाँ कोई नहीं था। मगर इन सबसे बेपरवाह मैं बैठी रोती रही, कहानी अमर के नज़रिए से। मुझे अनाया को तनु की पार्टी के लिए इनवाइट करना था, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता था। मगर एक बार फिर वो कमीना समर हम दोनों के बीच में आ गया। मन तो यही हो रहा था कि उसको हमेशा की तरह पकड़कर खींचते हुए यहाँ अपने ऑफिस में ले आऊं, मगर इससे अनाया की मुश्किलें ही बढ़ती। और फिर हैरी पता नहीं किस बात से इतना ज़्यादा परेशान है। उसकी खस्ता हालत को देखते हुए ही मैंने अनाया को उसके साथ जाने दिया था। मैंने अनाया को एक टेक्स्ट कर तनु की वेलकम पार्टी के बारे में बता दिया था। मैसेज सेंड कर जैसे ही मैंने फ़ोन रखा कि तभी किसी का कॉल आने लगा। मैंने नंबर देखा, कोई अननोन नंबर से कॉल था। हेलो, हु इज़ दिस? कोई जवाब नहीं आया। हेलो, से समथिंग यार। अब भी दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी। अगर ये कोई मजाक है तो सीरियसली बहुत ही घटिया मजाक है। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मगर इससे पहले कि मैं फ़ोन रखता दूसरी तरफ से कांपती हुई सी आवाज़ आई, मैं वापस आ रही हूँ राज, मेरा इंतज़ार करना। इसके साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। मेरा एक मन कह रहा था ये वही है, लेकिन अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो वो डेफिनेटली तनु की पार्टी में इनवाइटेड होगी, क्योंकि वो हमारी फैमिली के सबसे क्लोज़ फ्रेंड्स में से एक थी। ख़ासकर मेरी सबसे क्लोज़ फ्रेंड, या शायद उससे भी ज़्यादा। मैंने दोबारा उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर कॉल रिसीव नहीं हुआ। मैंने एक बार घड़ी पर नज़र डाली, 6 बज रहे थे। मैंने दोबारा फ़ोन पर नज़र डाली। अनाया ने अब तक मेरे मैसेज को देखा भी नहीं था। मैंने उसे फ़ोन लगाया, मगर स्विच ऑफ आ रहा था। झल्लाते हुए मैंने फ़ोन साइड रख दिया। जाहिर है मुझसे अपने होने वाले पति से ज़्यादा फिक्र मेरी फ्यूचर वाइफ का अपने चाइल्डहुड क्रश की थी। यूनिवर्सिटी ठीक 7 बजे बंद हो जाता था।
अब तक लगभग सारे स्टाफ जा चुके थे। मुझे यहाँ अकेले बंद होने का कोई शौक नहीं था, सो फटाफट मैंने कुछ काम की फाइल्स ले ली ताकि बचे हुए काम को घर पर निपटा सकूं और ऑफिस लॉक कर हॉलवे की तरफ बढ़ गया। लाइब्रेरी के पास गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दबी हुई आवाज़ में अंदर रो रहा है। मेरे कदम ठिठक गए। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। क्यों इतनी बदसूरत हूँ मैं? कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। कोई लड़की अंदर रो रही है, वो भी इस वक्त। मैंने धीरे से लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा। वहीं एक कोने में ज़मीन पर एक लड़की घुटनों के बीच अपना सिर छुपाए बैठी थी। हल्का अंधेरा होने की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। हेलो, आर यू ओके? उसने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। कौन है वहाँ पर? उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। ये तो अनाया है। मगर इस तरह यहाँ मैं हूँ, अमर। रो क्यों रही हो तुम, अनाया? क्योंकि क्योंकि मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है, कहते हुए उसने वापस अपना सिर घुटनों के बीच डाल दिया और फिर से रोने लगी। मैंने उसके करीब आते हुए दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ गया, वो करीब घंटे भर से रो रही थी। बस अब यही प्रॉब्लम होती है जब कोई बड़ा बच्चा आपके सामने रो रहा होता है। उसकी समझ में ही नहीं आता उसे चुप कैसे कराएं। उस पर भी लड़कियां जब एक बार रोना शुरू करेंगी तो चाहे गंगा जमुना का सारा पानी खत्म हो जाए, लेकिन इनके आंसू नहीं रुकते। फिर भी किसी तरह संभालना तो था ही मुझे। अपनी इस बड़ी मगर छोटी मंगेतर को मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ है अनाया? क्या हैरी ने तुमसे कुछ कहा? मेरा अंदाज़ा सही था। हैरी का नाम सुनते ही वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। क्या ज़रूरत थी उसका नाम लेने की? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मगर मुझे लड़कियों से प्यार जताना बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा मन कर रहा था उसे ज़ोर से डांट लगाऊं और सीधा उसके घर पर उसके पापा के पास छोड़ आऊं, मगर शायद ऐसा करना ठीक न हो, तो मैंने मामले को प्यार से ही संभालने का डिसीजन लिया। कम से कम जितना मुझे आता है उतना तो कर ही सकता था। अनाया, कुछ भी नहीं हुआ है। ओ कमान, बिना किसी रीज़न के कोई इतने आंसू तो नहीं बहाता। मैंने उसकी आंखों से टपकते आंसू की एक बूंद को अपनी उंगली पर कैच करते हुए कहा। अनाया और ज़ोर से रोते हुए, वो हैरी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बदसूरत हूँ ना, इसलिए। ओ गॉड, ये टीन एजर्स और उनका पहली नज़र वाला ट्रू लव, दिल का टूटना, बार बार आंसू बहाना और फिर अरिजीत सिंह के गाने सुनना। क्या करूं यार मैं अब? देखो अनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, सच कहते हुए मैंने उसे गले से लगाते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगा। अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी बड़ी बच्ची का रोना बंद करवाने की असफल कोशिश कर रहा था और अपनी सफलता की उम्मीद भी कर रहा था। रोते रोते उसने मेरी शर्ट को कॉलर से पकड़कर खींचा। ऊपर के दो बटन टूट गए और इससे पहले कि मैं उसे अपना रुमाल ऑफर करता, वो मेरी शर्ट से ही अपने आंसुओं से भीगे गाल और अपनी नाक पोंछने लगी। कुल मिलाकर अच्छी खासी शर्ट आज यूज्ड टिश्यू पेपर बनकर रह गई थी। अनाया रोते हुए, सॉरी। वो रोते टाइम मेरी नाक बहती है। आपको पता है हैरी किससे प्यार करता है? मेरी बेस्ट फ्रेंड से, जूली से प्यार करता है वो। मैं उसकी जितनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ सर? कहते हुए वो और ज़ोर से रोने लग गई। मुझे इस बात से और चिढ़ हो रही थी कि मेरी होने वाली बीवी मेरे सामने ही किसी और लड़के के लिए रो रही थी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लड़कियां हमेशा खुद को दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर क्यों करती हैं। वो वही बनकर क्यों नहीं रहना चाहती जो वो खुद हैं। मैंने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूरी कोशिश करके उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, चलो अब बहुत हुआ। तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। काफ़ी देर हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अनाया मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर चिड़चिड़ाते हुए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वाट? अब ये ऐसे बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रही है? मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि मैंने इस लड़की से शादी के लिए मॉम डैड को हाँ कहा है। जितना बचकाना इसका बिहेवियर है, मुझे इस वक्त लग रहा था उससे मुझे डाउट होने लगा था कि डेफिनेटली शादी के बाद मुझे एक नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में जेल हो सकती है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। बहुत हो गया अनाया, इसी वक्त चलो यहाँ से। आउच! उसने मेरे हाथों को दांत से काट कर खुद को छुड़ा लिया। अनाया गुस्से में, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कीजिए आप।
मैं अब तक तंग आ चुका था। दिस इज़ टू मच नाउ। मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहा। अनाया, और नहीं तो क्या, मैं कर रही हूँ। कहते हुए वो वापस उसी तरह ज़मीन पर जा बैठी। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ इसके साथ। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। बाद में इसके पापा को कॉल करके बता दूंगा कि उनकी प्यारी प्रिंसेस आज यूनिवर्सिटी में ही रुक रही है। प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं, अपने टूटे दिल का गम भुलाने के लिए। गुस्से में मैं बिना कुछ बोले लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। लेकिन लाइब्रेरी के बाहर ही मेरे कदम रुक गए। मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, वो भी इस वक्त। मुझे उम्मीद थी वो मुझे जाता देखकर खुद ही मेरे पीछे चली आएगी। 10 मिनट बीत गए मगर वो नहीं आई। तभी एक एक कर पूरे यूनिवर्सिटी की लाइट्स ऑफ होने लग गई। जाहिर है अब पूरे कैंप्स में कोई नहीं था, सारे स्टाफ भी जा चुके थे। बस यही होना बाकी था। अब मैंने घड़ी पर नज़र डाली, 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। यूनिवर्सिटी के रूल्स बेहद सख्त थे। 7 बजे का मतलब ठीक 7 बजते ही सारे गेट्स लॉक हो जाते हैं। जैसे ही लाइब्रेरी की लाइट ऑफ हुई, वहां अनाया की एक तेज चीख उभरी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि छोड़ा मैंने उसे आज फिर से अकेला। अगर उसे कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके पापा को क्या जवाब दूंगा जो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। खुद को कोसता हुआ मैं सीधा लाइब्रेरी की तरफ भागा और तभी वो भागती हुई मुझसे आ टकराई। वो इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि मैं भी घबरा गया। मैंने उसे कस करके गले लगा लिया और नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसके आंसुओं से मेरी पूरी शर्ट भीग गई थी। शायद उसे पैनिक अटैक आया था। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो धीरे से बोली, अनाया, मुझे लग रहा है आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कैसी भी सिचुएशन क्यों न हो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अनाया, आई प्रॉमिस, ऐसा कभी सोचना भी मत। उसने मुझे ऐसे कसकर पकड़ रखा था जैसे अब कभी छोड़ेगी ही नहीं। उसका सिर मेरी छाती से लगा था और मैं भरसक कोशिश कर रहा था कि मेरी हार्ट बीट्स नॉर्मल ही रहे। मगर फिलहाल तो ये जनरेटर से भी कहीं ज्यादा तेजी से आवाज कर रहा था। हे वेट, बच्चों जैसी हरकतें तक तो ठीक था, मगर ये चॉकलेट की तरह क्यों स्मेल कर रही है? मैंने तो आज तक ऐसी किसी चॉकलेट फ्लेवर्स परफ्यूम के बारे में नहीं सुना। या फिर शायद इसकी पॉकेट्स में चॉकलेट्स भरे होंगे। कहानी अनाया की नज़र से। जैसे ही लाइब्रेरी की लाइट्स ऑफ हुई मेरी डर से हालत ख़राब हो गई थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर से मेरी चीख निकल गई। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो अमर सर यहीं पर मिल गए। मेरा सिर उनके सीने से लगा था और मैं साफ साफ महसूस कर पा रही थी उनका दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा था। शायद मेरे चीखने की वजह से वो भी घबरा गए थे। थोड़ी देर तक वो मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने देखा मैंने रोना बंद कर दिया है, तब उन्होंने धीरे से मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? और मेरे पेट में जैसे तितलियां खलबली मचाने लगी। कभी कभी इस आदमी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सेक्सी हो जाती है। मैं हड़बड़ाकर उनको खुद से अलग किया और बोली, मैं ठीक हूँ। अमर झल्लाते हुए, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। वाह ग्रेट, इतना सारा प्यार और केयर दिखाने के बाद फाइनली इस आदमी के अंदर का जल्लाद दोबारा जाग उठा। ये तो होना ही था अनाया। क्यों बार बार भूल जाती है, ये आदमी खड़ूस था, है और हमेशा खड़ूस ही रहेगा। क्यों याद नहीं रहता तुझे कि इसके बाकी सारे रोल तो बस सपोर्टिंग होते हैं। लीड रोल तो इसका वही जल्लाद मैथ्स टीचर का ही है जो हर दूसरे दिन तुझे अपने ऑफिस में बुलाकर खरी खोटी सुनाता रहता है। ये कभी नहीं बदलेगा। मैंने क्या किया है? अब आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए मैंने भी उसी टोन में उन पर पलटवार किया। अमर, अगर तुम ये बच्चों जैसी हरकतें बंद कर चुपचाप उसी समय मेरे साथ बाहर निकल गई होती तो अभी हम दोनों इस यूनिवर्सिटी में अकेले लॉक नहीं हुए होते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ बैठकर रोना था ना। यूनिवर्सिटी लॉक हो चुकी है। ये सुनते ही मेरे प्राण सूख गए। उससे भी बड़ी बात, मैं इस जल्लाद के साथ यहाँ अकेले लॉक्ड हूँ। लेकिन फिर भी मैंने गुस्से में जवाब दिया, तो आपको किसने कहा था यहाँ रुकने को? मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती थी उस वक्त। किसी की तकलीफ का तो एहसास ही नहीं है आपको। जुबान से भले ही मैं कुछ भी बोलूं, मगर मेरा दिल जानता था अगर अमर सर आज यहाँ नहीं रुके होते तो शायद सुबह तक तो मैं अकेले यूनिवर्सिटी के अंदर डर से ही मर जाती। मेरे सवालों को इग्नोर करते हुए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और मुझसे पूछा, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा फ़ोन डेट हो चुका है। मैंने इधर उधर देखा, एक कोने में पड़ा हुआ फ़ोन मुझे दिख गया। मैंने उसे ऑन किया। देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ी।
अब भी उसमें 20% बैटरी बची हुई थी। शायद ये स्विच ऑफ करने का ही कमाल था। मैं अपने फ़ोन को हाथ में ऐसे उठाकर उछलती हुई उनके पास पहुंची, जैसे मुझे कोई ट्रॉफी मिल गई हो। अमर, किसी को कॉल कर यहाँ मदद के लिए बुलाओ जल्दी। मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन अनलॉक किया। सामने हैरी की फ़ोटो थी। उसे देखकर आज जो कुछ भी हुआ, मुझे सब याद आ गया। एक पल को मेरे हाथ रुक गए। फिर मैंने खुद को संभाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर पापा का नंबर निकाला। मगर इससे पहले कि मैं कॉल कर पाती, उस जल्लाद ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। अमर, कितना स्लो मोशन में काम कर रही हो। ला मुझे दो, मैं कॉल करता हूँ। हे, ये मेरा फ़ोन है, वापस कीजिए। अमर, मुझे करने दो, कहते हुए वो अपना हाथ ऊपर कर नंबर डायल करने लगे और मैं उछलकर अपना फ़ोन उनसे लेने की कोशिश करने लगी। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज इस आदमी ने अपने लंबे होने का फ़ायदा उठाया था। हमारी बुरी किस्मत। पापा का फ़ोन हमेशा की तरह ऑफ आ रहा था। शायद फिर से मीटिंग्स में बिजी होंगे। मैं एक बार और ज़ोर से उछली और इस बार मेरा हाथ सर के हाथ से टकराया और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फ़ोन स्लिप होकर सीधा कंक्रीट से बने ज़मीन से जा टकराया और कई टुकड़ों में बिखर गया। अमर तंज कसते हुए, वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अब गुजारी इस अंधेरी नगरी में पूरी रात। मैं जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। सुबकते हुए मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपने आईफोन के टुकड़े समेटने लगी। मेरा बच्चा टूट गया, सिर्फ 6 महीने का था। आई एम सॉरी बेबी। मम्मा आपको इस जल्लाद के हाथों से बचा नहीं पाई। अब मैं गुस्से में उनकी तरफ पलटी। अमर हैरानी से, वाट, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? खूनी, हत्यारे, दुष्ट, पापी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अमर, अरे क्या बकवास किए जा रही हो। मर्डर किया है आपने मेरे आईफोन का। मैं सुबकते हुए कहा। अमर, शुरू हो गई ड्रामा क्वीन। अरे ये सिर्फ एक फ़ोन था अनाया, मैं तुम्हें नया खरीद कर दे दूंगा, वो भी लेटेस्ट मॉडल वाला। मेरे क्यूट बेबी को तोड़ डाला। मैं फिर से रोने लगी। अमर झल्लाते हुए, रियल बेबी चाहिए, शादी होने दो एक बार, असली बेबी दे दूंगा तुम्हें। इतना सुनना था कि मैं रोना छोड़कर मुंह फाड़े उनको घूरने लगी। अमर, चुप होकर बैठो और सोचने दो क्या करना है अभी, वरना। आगे की बात उसने जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। मैं घबराकर एक कोने में चुपचाप बैठ गई। ना मैं कुछ बोल रही थी ना वो। फिर अचानक मुझे याद आया, हैरी, हैरी भी तो ऊपर छत पर था, अकेला, क्या पता वो अभी वहीं पर हो। मैंने अमर सर का हाथ पकड़ा और उनको खींचते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। हाँ ठीक है, जितनी आसानी से वो मुझे घसीटकर यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। थोड़ी ताकत लगाकर मैंने उन्हें मजबूर कर दिया मेरे पीछे आने को। लाइब्रेरी से लेकर छत तक की दूरी तय करते हुए मेरे दिमाग में एक से एक उल्टे सीधे ख्याल भी आए। उदाहरण के तौर पर, आखिर वो छत पर ही क्यों है, वो भी अकेले? कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षी की हरकतों से डिप्रेस्ड होकर वहाँ सुसाइड करने गया हो? अगर उसने ऊपर से नीचे छलांग लगा ली होगी, तो या तो फिर ये भी तो हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में रात के अंधेरे में कोई भूत प्रेत घूमता हो और उसने हैरी को खा लिया हो। तो चलते हुए मैंने अपने दिमाग से इन डरावने ख्यालों को निकालने की कोशिश करते हुए एक चपत लगाई। अमर, ये क्या कर रही हो? भूत भगा रही हूँ, और क्या। अमर, क्या? मैंने उनको इग्नोर किया क्योंकि हम दोनों छत पर पहुंच चुके थे और यह देखकर मेरे जान में जान आई कि वाकई हैरी भी अब तक वहीं बैठा हुआ था। आज पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांद की दूधियां रोशनी फैली हुई थी और मध्यम मध्यम ठंडी हवा चल रही थी और खूबसूरत नज़ारे के बीच बैठा हैरी अपने ही दुनिया में खोया था। मैंने उसे आवाज़ लगाई और वो तुरंत पीछे मुड़ा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, लेकिन यह खुशी तब ज़्यादा होती जब वो मुझे नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखता। यह सोचकर फिर से मेरे दिल में टीस उठी। हैरी, अनाया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? उसके बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से फिक्स करने की असफल कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र पहले अमर सर पर और फिर मेरे हाथों पर गई, जिसने अब तक अमर सर को पकड़ रखा था। मैंने फौरन उनका हाथ छोड़ दिया, मगर उसने देख तो लिया ही था। हैरी, ओ, अमर सर भी हैं तुम्हारे साथ में? गुड इवनिंग सर। अमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रुलाने की? अब इस सिचुएशन की तो उम्मीद ही नहीं की थी मैंने। हड़बड़ाकर मैंने उनको घूरा। क्या बोले जा रहा है ये आदमी? इतनी भी समझ नहीं है इसको कि कहाँ क्या बोलना है। अरे बेचारा हैरी को तो कुछ पता भी नहीं है क्या फील करती हूँ मैं उसके लिए।
हैरी हैरानी से, आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? मैंने क्या किया है? अमर डांटते हुए, इतनी इनोसेंट मत बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाया को रुलाने की? हैरी ने अब हैरानी से मेरी तरफ पलटते हुए पूछा, तुम रो रही थी अनाया, लेकिन क्यों? मेरा मन हो रहा था वहीं उस जल्लाद को पटक कर उसकी छाती पर चढ़कर बैठकर उसका गला दबा दूं, मगर अब बात को किसी तरह संभालना तो था ही। मैं फौरन हैरी के पास आते हुए धीरे से बोली, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनको तो आदत ही है सबको बिना बात डांटते रहने की, बस वही ड्यूटी निभा रहे हैं। अमर, आई कैन स्टिल हियर यू मिस पारेख। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते आप? मैं बात कर रही हूँ ना। मैंने उनको डांट लगा दी। अमर, फाइन कहते हुए गुस्से में वो हाथ बांधे दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े हो गए। हैरी हैरानी से हम दोनों को इस तरह लड़ते देख रहा था। वैसे इसमें उसकी क्या गलती? हम दोनों वाकई बच्चों की तरह लड़ रहे थे। हैरी, मगर तुम रो क्यों रही थी? अनाया, वो मुझे नीचे जाते वक्त चोट लग गई थी, बस इसलिए। मैंने साफ झूठ बोल दिया, और फिर कर भी क्या सकती थी? हैरी, ओ तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर अब तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों तो गलती से यहाँ लॉक्ड हो गए हैं, तुम बाहर क्यों नहीं गए? हैरी चांद की तरफ देखते हुए, पता नहीं नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ, और वैसे भी मैं यहाँ से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता जानता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ लॉक्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कई रातें यहाँ बिता चुका हूँ मैं और अमर सर दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरानी से चिल्लाएं, तुम कोई सीक्रेट रास्ता जानते हो? हैरी सकपकाते हुए, हाँ, वो हम दोनों को लेकर छत के आखिरी छोर पर पहुंचा। यह कैंप्स के पीछे का हिस्सा था। यहाँ छत की दीवार सामान्य से काफ़ी कम ऊंची थी। यहाँ से करीब 6-7 फीट नीचे छज्जा बना हुआ था, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 1 फीट होगी। हैरी, सबसे पहले मुझे इस छज्जे पर कूदना पड़ता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे चलते हुए मैं उस खिड़की तक जाता हूँ, और फिर वहाँ से कूदकर कैंप्स के बाहर खड़े उस पेड़ की डाल तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और फिर वहाँ पहुँचकर मैं सीधा कैंप से बाहर। मगर इन सब के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, और इस चक्कर में मैं बहुत सी चोटें भी आई मुझे। उसने अपने घुटने दिखाते हुए कहा। मैंने खिड़की पर नज़र मारी, वो दूसरी छोर पर नज़र आ रहा था, और वो पेड़ जिसकी हैरी बात कर रहा था वो उस खिड़की से कम 5-6 फीट दूर था। मुझे चक्कर आने लगे थे उसकी बात सुनकर। यार, ये लड़का पागल वागल है क्या? इसको अपनी हड्डियां प्यारी नहीं है क्या? मैंने अमर सर की तरफ देखा, जो मेरी खिल्ली उड़ाते हुए मुस्कुरा रहे थे। अमर मुस्कुराते हुए, आफ्टर यू मिस पारेख, प्लीज़ नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे मुंह से मरी हुई सी आवाज़ निकली। तुम भी आज रात यहीं रुकोगे ना हैरी? मैंने उसकी तरफ उम्मीद से देखा। हैरी, आई एम सॉरी अनाया, मेरे दादाजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर मैं सीधा आधी रात से पहले घर नहीं पहुंचा तो मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। हे, तुम्हारा फ़ोन क्या हम यूज़ कर सकते हैं? हैरी, हाँ, ये लो। ओ नो, इसकी भी बैटरी। मैंने निराश होते हुए कहा। हैरी, ओ सॉरी, वो मैं काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो शायद इसलिए। अब यहाँ रुकने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। हमने हैरी से विदा ली और चुपचाप वापस नीचे आ गए। तो आने वाली स्टोरी आगे क्या ट्विस्ट लेकर आएगी, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।